Hello students, I welcome you all to the Razangla Education and I am your chemistry teacher. हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम नोमेनक्लेचर तक का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पोर्शन. अब आगे जो हमारा टॉपिक यहाँ पे चलेगा वो है थ्योरीज के बारे में, राइट, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज जो थी वो दी गई. सबसे पहली जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो है वर्नर्स थ्योरी, राइट. वर्नर जो है एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिए थे, उनके बारे में कुछ स्टडीज़ की थी और उन स्टडी को करके उस सारे कंपाउंड्स को जो ऑब्जर्व किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने समझा, कुछ अपनी जनरलाइजेशन कुछ बातें बताई थी उन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्नर है उन्होंने सबसे पहले क्या है कुछ कंपाउंड्स लिए, उनको फॉर्मुलेट किया और वहाँ से फिर उसका क्या है रिएक्शन फर्दर किया अलग अलग सोल्ट्स के साथ कि क्या कुछ सोल्ट बनता है, कितना प्रेसिपिटेट होता है, ये सब चीज़ें उसने की थी. और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो टाइप की वैलेंसीज होती है. वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. और इस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कंसिडर करते हुए उन्होंने अपनी जो पूरी थ्योरी है उसको फॉर्मुलेट किया था. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक कंपाउंड के थ्रू उसको समझना कि क्या उसकी प्रॉपर पैटर्न ऑफ स्टडी चला था इस थ्योरी में, राइट. तो यहाँ से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, COCl3 ये एक कंपाउंड लिया, राइट. इस कंपाउंड को फर्स्टली ट्रीट किया गया 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ. तो जब हमने COCl3 को 6 अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ से COCl3.6NH3 मतलब काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन एक तरीके से हो गया. वहाँ पे क्या है रिप्रेजेंटेशन जो आज के टाइम हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और काउंटर आयन, तो उस वे में रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पे नहीं स्टार्ट हुई थी. तो यहाँ पे हमें क्या है इस वे में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि COCl3 और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे. ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने कंबाइन ये करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, सेकेंड स्टेप में ये किया गया कि इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट किया गया विद AgNO3, राइट. तो यहाँ पे जो AgNO3 है जैसे ही इसके साथ ट्रीट किया गया तो ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे अगर हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स की अमाउंट कितनी ली थी, 1 मोल ली थी, तो यहाँ पे हमें AgCl ऑब्टेन हुआ और ये जो AgCl है उसके कितने मोल हमें मिले, 3 मोल हमें ऑब्टेन हुए, राइट. इसके हमें 3 मोल ऑब्टेन हुए. क्लियर. तो यहाँ से उसने इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया होगा. फिर उसके बाद उन्होंने फिर से ये रिएक्शन दोबारा रिपीट की सेम कंपाउंड को लेके, बट चेंज अब की बार हमें क्या करना है, 6 अमोनिया की जगह क्या यूज़ हुआ, वहाँ पे 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कर दिए गए. तो यहाँ पे हमने यूज़ किया भाई 5 अमोनिया, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बन जाएगा, COCl3.5NH3. तो ये हमारा बन गया क्या, कॉम्प्लेक्स बन गया. ठीक है, अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद फर्दर उसको क्या किया गया, सोल्ट का फॉर्मेशन करके देखा गया. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट किया गया. ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, AgNO3, और यहाँ पे जो AgNO3 हम ले रहे हैं ना बच्चों वो एक्सेस में है, उसकी क्वांटिटी हम फिक्स नहीं रख रहे हैं कि 1 है या 2 मोल है या 3 मोल है, ऐसा कुछ नहीं है. वो एक्सेस में हमने लिया हुआ है हर एक स्टेप में, जिससे कि जितने भी क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे वो सब क्या है सोल्ट का फॉर्मेशन कर पाए. तो यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ. अब हमने तो स्टार्टिंग में कंपाउंड COCl3 ही लिया था, कोबाल्ट का क्लोराइड ही हमने लिया था, मतलब क्लोरीन तो स्टार्टिंग में भी 3 थे तो वो बाद में भी 3 ही रहने चाहिए ना सोल्ट के अंदर भी. तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो AgCl है यहाँ इस केस में हमें सिर्फ 2 मोल AgCl ऑब्टेन हुए. क्लियर. तो ये बात समझने की थी कि अब हमने
चेंज तो अमोनिया के एटम्स किए हैं, जो डिक्रीज हमने किए हैं वो किसके एटम्स, किसके मॉलिक्यूल्स किए हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हमने डिक्रीज किए हैं, राइट, रिएक्शन के दौरान। तो फिर ये क्लोरीन का प्रेसिपिटेट कम क्यों बनता जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 मोल AgCl के क्यों ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर थर्ड स्टेप किया गया। थर्ड स्टेप में फिर से ये रिएक्शन फिर से परफॉर्म हम करेंगे COCl3 लेके, बट अब की बार हमने क्या किया, अमोनिया को और थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 4NH3, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं अब की बारी, ठीक है। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा COCl3.4NH3, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, हमने फिर से इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, AgNO3 एक्सेस, ये हमने इसकी रिएक्शन करा दी है। अब जैसे ही ये रिएक्शन हो गई, वैसे ही हमें क्या देखना है, फिर कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर हमने क्या किया, इसका 1 मोल लिया था और यहाँ पे जो हमें AgCl मिला, जो प्रेसिपिटेट हमें मिला, वो हमें कितना मिला, 1 मोल ही प्रेसिपिटेट मिला। जबकि तो ये बात ऑब्जर्वेशन करने वाली थी, ऑब्जर्व करने वाली बात तो थी कि यहाँ पे हर बार हम कोबाल्ट क्लोराइड तो हर बार ही ले रहे हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हम कम करते जा रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो कि सिल्वर क्लोराइड का बन रहा है, उसके अमाउंट में क्यों डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो उसके बाद ये रिएक्शन इस तरीके से की गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसी रिएक्शन को फिर से हमें परफॉर्म करके देखना है कि अब की बार देखो लास्ट तक हमने क्या किया हुआ है, लास्ट तक हमने क्या किया है, कोबाल्ट क्लोराइड लिया है और इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते जा रहे हैं। 4, पहले 6 अमोनिया, फिर 5, फिर 4 अमोनिया। अब की बार क्या करना है, हमें अमोनिया का अमाउंट थोड़ा और कम कर देना है। तो COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड को हम 3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो फिर हमने यहाँ पे लिखते हैं फिर से रिएक्शन को कैसे क्या होगा, COCl3 प्लस कितने अमोनिया है यहाँ पे, 3 अमोनिया है, 3NH3। जब हमने ये रिएक्शन की तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बना, COCl3.3NH3, राइट। जैसे ही हमारा ये सोल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फिर हमें वही स्टेप फॉलो करना है, किसके साथ रिएक्शन कर दी, AgNO3 इन एक्सेस के साथ। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन कंप्लीट करी तो हमें क्या हुआ, देखो क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाला है यहाँ पे कि नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बना इस केस में। तो ये क्या चल रहा है समझना जरूरी था कि हम कोबाल्ट क्लोराइड ले रहे थे, कोबाल्ट क्लोराइड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे थे, बार बार हम क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट क्लोराइड की ही रिएक्शन कर रहे हैं, बस अमाउंट ऑफ अमोनिया हम चेंज कर रहे हैं। बट द इफेक्ट ऑन द रिएक्शन इज दैट कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो जो प्रोडक्ट है उसमें अमोनिया की अमाउंट जो है वो तो उसके ऊपर तो ठीक है, जो भी चल रहा है वो है, लेकिन क्लोरीन का प्रेसिपिटेट जो है वो कम या ज़्यादा क्यों बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन का जो कंपाउंड है उसके ऊपर तो हम कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्टेंट साइड, क्लियर। तो यहाँ से फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या बताया कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती हैं, राइट। जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती है। One is primary valency and the second one is secondary valency। ये 2 वैलेंसीज के बारे में उन्होंने बात की कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है और कैसे हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहाँ पे कौन है, वो इन दोनों वैलेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन 2 वैलेंसीज के बारे में फिर उन्होंने बताया कि क्या है ये वैलेंसीज। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है प्राइमरी वैलेंसी, उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो प्राइमरी वैलेंसी का उन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब वो वैलेंसी की बात हो रही है, वो एटम्स की बात हो रही है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, जो आयंस डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है किसके साथ, जो हमारा मेटल होता है, जो भी सेंट्रल मेटल होता है उसके साथ, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो क्या हैं, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं हैं, नॉट डायरेक्टली
attached to the central metal atom, to the central metal एटम, कि जो भी हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन वो नहीं कर रही है, उसकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो उसकी ज्योमेट्री है, जो भी हमारा मेटल है उसके अराउंड जो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी की वजह से नहीं हो रहा, वो किसकी वजह से है, हमारा सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से है, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, इज आयोनाइजेबल, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेचर में कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल मतलब कि वो जो हम अभी के टाइम पे अगर देखें जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हम करते हैं तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमारा स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर से बाहर रहती है, राइट। जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर से बाहर रहता है वही तो आयंस में टूट के अलग हो सकता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर आ गया वो वाला पूरा पोर्शन आयोनाइजेबल नहीं होता है, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारी कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है, राइट। प्राइमरी वैलेंसी को मैं PV से रिप्रेजेंट कर देती हूं। प्राइमरी वैलेंसी इज satisfied by, primary valency is satisfied by negatively charged, बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, लाइक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फेट हो गया, तो जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा उससे हमारी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, राइट। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। जब हम ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय डॉटेड लाइन हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो देखो ये बातें जो है ना पहले हमें याद रखनी है, फिर उसके बाद जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और अरेंजमेंट देखेंगे ना एटम्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्राइमरी वैलेंसी से हम क्या कहना चाह रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी से क्या कह रहे हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, एक तरीके से मैं कहूँगी कि जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले आयंस है ना वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है मेटल एटम के साथ। उसके अलावा प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमारी क्या है, आयोनाइजेबल है। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जो हमारे प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होगी, बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, उनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब सेकेंडरी वैलेंसी को समझते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी में हम क्या कहेंगे, जो भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले एटम होंगे वो हमारे मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, राइट। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं और कोई एटम ऐसा है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो वो डायरेक्टली अटैच हो सकता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। बट अगर कोई एटम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, राइट। तो इस पॉइंट को भी ध्यान से समझेंगे एग्जांपल्स करते टाइम पे। अब यहाँ देखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, राइट। तो वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। उसके अलावा हम क्या लिखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है इज, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इज
नॉन आयोनाइजेबल, इज नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब बच्चों ये है कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को हम कहाँ किसको बोलना चाह रहे हैं कि वो जो हमारी चीज जो भी लिगेंड्स हैं या फिर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड है तो तुम उनको आयोनाइज नहीं कर सकते, सोल्यूशन के अंदर वो निकल के नहीं जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय negatively charged ions or neutral molecules, राइट। तो ये हमारी कैसे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के थ्रू या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के थ्रू सेटिस्फाई होती है, क्लियर। उसके बाद है लास्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन बट सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है ना वो याद रखने। अब एक जनरल एग्जाम्पल अपने माइंड में रखो और वहाँ से सोचो एग्जैक्टली यहाँ पे जो हम प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये प्राइमरी वैलेंसी एग्जैक्टली बताऊँ तो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को, राइट। और जो ये सेकेंडरी वैलेंसी है ना ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। याद रखेंगे ये बात, ठीक है, किसी को कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। अभी हम इन वैलेंसीज के ऊपर दोबारा आएंगे बट उससे पहले हमें क्या करना है, समझ एक बार इनके जो एग्जाम्पल्स हैं और ये दोनों चीज़ें हैं इनको रिलेट करके देखना है, ठीक है। जो भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो किसकी वजह से आ रही है, प्राइमरी वैलेंसी की वजह से, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो एटम्स जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो हमारा किसको सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, क्लियर। तो अब हम इन एग्जांपल्स पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो था हमारा, फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमारी COCl3 + 6NH3, जब दोनों ने कंबाइन किया तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे जो CO और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन और 6 अमोनिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन प्राइमरी वैलेंसी में भेजना है और कौन सेकेंडरी वैलेंसी में भेजना है। जनरली जो वर्नर ने अपने कंपाउंड स्टडी किए थे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स थे, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है जो कोबाल्ट है ना वो जनरली क्या है, हमारा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाला ही मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना वो क्या कॉम्प्लेक्स बना है, COCl3 6NH3। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि अगर हम यहाँ पे समझे, पहले फॉर्मूला अगर समझना चाहें तो यहाँ पे कोबाल्ट को 6 लिगेंड्स के साथ अटैच होना है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है, 6 शो करता है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो कितने हैं, 6 अमोनिया प्रेजेंट है। तो जो 6 अमोनिया है वो इसके साथ इस वे में अटैच हो जाएंगे और जो क्लोरीन है वो सबको कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स को मैं इस वे में रिप्रेजेंट करूंगी जब मेरे पास ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये सेंट्रल में प्रेजेंट है कोबाल्ट, इस कोबाल्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको मैंने अभी बताया किससे रिप्रेजेंट करना है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है और वो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे मेटल एटम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉलिड लाइन से अब 6 लिगेंड्स जब अटैच होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ये हमें बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 अमोनिया लिगेंड्स को बच्चों यहाँ अटैच कर देते हैं 6 अमोनिया। अब जैसे ही हमने ये 6 अमोनिया को अटैच कर दिया तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तो सेंट्रल मेटल एटम की फुलफिल हो चुकी है। पहले हमें अमोनिया को प्रेफरेंस देना है, फिर क्लोरीन आयन का देखना है क्या करेंगे।
हैं। अब बच गया कौन? क्लोरीन। कितने क्लोरीन बच गए? 3 क्लोरीन्स बच गए। अब इन तीनों क्लोरीन का काम क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम निकालोगे इस कोबाल्ट की तो कैसे निकालोगे? X, अमोनिया का चार्ज होता है 0 और 3 क्लोरीन की वजह से चार्ज आएगा -3, तो X की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3 आएगी। क्लियर है? तो यहाँ से ये बात हमें समझ लेनी है कि जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में हमारा हेल्प कर रहा है। जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है। जो प्राइमरी वैलेंसी है इसका मतलब वो क्या होती है? जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। तो ये क्लोरीन जो है वो मेटल के साथ यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोरीन को हमें प्राइमरी वैलेंसी शो करना है और प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉटेड लाइन। तो किन्हीं भी 3 जगह पे मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्लोरीन को, जो कि ये बता रहा है कि ये मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर आओ। सेकंड मॉलिक्यूल का देखते हैं कि क्या करना है इसमें, है ना। यहाँ पे जो सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स बना था पूरा, ये क्या था? COCl3.5NH3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना था। अब यहाँ पे देखो, कोबाल्ट तो अपने साथ 6 लोगों को अटैच करेगा, 6 मॉलिक्यूल या आयंस उसको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो यहाँ पे कोबाल्ट के पास अमोनिया तो अब 5 ही बचे हैं, तो वो क्या करेगा? अपने साथ एक क्लोरीन को अटैच कर लेगा, जिससे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रहे। क्लियर? तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? CONH3 और जो क्लोरीन है वो एक अंदर ले लिया इसने, जिससे कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, 6 इसके अराउंड एटम्स होने चाहिए कोबाल्ट के। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो कहाँ रह गए? बाहर रह गए। अब बताओ, ये वाला जो क्लोरीन एटम है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये वाला जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम क्या करेगा? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला जो क्लोरीन एटम है ना, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे? देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम कैलकुलेट करोगे तो X मान लिया इसका चार्ज, अमोनिया का चार्ज होता है 0, एक क्लोरीन का चार्ज -1 और यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है उसका चार्ज -2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी? 3। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में इस क्लोरीन ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, राइट। और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये दोनों काम कर रहा है। तो इस क्लोरीन का काम क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना। क्लियर? और जो बाकी 2 क्लोरीन हैं वो कैसे हैं? बाहर प्रेजेंट है, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ अटैच होंगे 6 मॉलिक्यूल्स या फिर 6 आयंस इस वे में। ठीक है, डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे। तो 5 तो हमारे पास अभी भी अमोनिया प्रेजेंट है, तो 5 अमोनिया को तो हम इस वे में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे एक क्लोरीन, जो कि यहाँ पे अब सेकेंडरी वैलेंसी बन के आया है। बट जो ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए आया है, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा एज वेल, राइट। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये दोनों काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। और बाकी जो 2 क्लोरीन बच गए वो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरीके से क्लोरीन और यहाँ पे ये क्या है? क्लोरीन। तो इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको कहीं भी लगा सकते हो, डॉटेड वाले को। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड मॉलिक्यूल, सेकंड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे उसने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब उसके बाद चलो आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर, क्या इसमें हमें करना है क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं जल्दी से इसको। यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ध्यान से देखो क्या है? COCl3.4NH3, ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखो क्या बनेगा?
कोबाल्ट अपने साथ ये 4 अमोनिया को तो अटैच कर लेगा, NH3 अब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो अब 4 के बाद इसको 2 क्लोरीन भी अपने साथ अटैच करने पड़ेंगे। अब बचा क्या, 1 क्लोरीन, तो उसको हमने क्या रख दिया, बाहर रख दिया, ताकि वो एक आयोनाइजेबल एंटिटी बन जाए और बाहर ही रखा रहे। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट का काम हो गया, उसको 6 लिगेंड्स चाहिए थे, उसको मिल गए। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट, इसकी स्ट्रक्चर, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ हमें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए जोड़ने हैं कितने एटम्स, 6। तो 4 तो बच्चों हमारे पास क्या है, अमोनिया है, तो चारों अमोनिया तो ऐसे जुड़ जाएंगे। बाकी जो बच गई वो क्या है, 2 पोजीशन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी की जो 2 पोजीशंस हैं उस पे कौन आ गए, क्लोरीन आ गए। अब बचा कौन, 1 क्लोरीन। जो ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा ना, वो क्लोरीन हमारा कैसा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला है, और जो 2 अंदर चले गए वो दोनों अब क्या करेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 क्लोरीन है उनका काम क्या है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना, और ये जो 1 क्लोरीन है वो हमारा अभी भी कैसा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका भी हम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या हमारा कंपाउंड था यहाँ पे, COCl3 डॉट, हमारा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था या फिर मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था वो क्या था, COCl3 डॉट 3NH3, ये कॉम्प्लेक्स बना था। इसका मतलब क्या है, कोबाल्ट को अपने साथ जोड़ने हैं कितने, 6 मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये तीनों ही क्लोरीन को भी जोड़ लेगा और तीनों अमाइन को भी अपने साथ जोड़ेगा, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे ही क्लोरीन अंदर आ गए, और यही रीज़न था कि यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सारे क्लोरीन तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए ना। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चले गए मतलब वो डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल के साथ, और वो आयोनाइज नहीं हो पाएंगे इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे मॉलिक्यूल्स अंदर है, इसका मतलब कोबाल्ट जो है उसने 6 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। 3 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, और 3 पोजीशंस पे यहाँ पे प्रेजेंट कौन है, अमोनिया, और जो तीनों क्लोरीन है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो हम कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वहाँ पे क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, X 3 क्लोरीन की वजह से -3 चार्ज और अमोनिया की वजह से 0 चार्ज। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, ये x की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी 3, राइट। तो ये हमारी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, वो तीनों क्लोरीन क्या काम कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है वर्नर्स की थ्योरी जो थी। ठीक है, आराम से हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं और उसके बाद हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिंपल हैं, एकदम याद भी रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्नर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, वेरियस कंपाउंड्स की स्टडी की थी, जिसमें से हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे उठाया। कैसे स्टडी की गई थी कि उन्होंने रिएक्शंस करवाई और यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेट देखा। अब ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर बाहर 3 क्लोरीन है और ये तीनों क्लोरीन आयोनाइजेबल है। जब ये कॉम्प्लेक्स पानी में डालोगे डिसोशिएट हो जाएगा, तो तीनों क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, तो तीनों ही क्लोरीन जो है ना वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, Ag के साथ रिएक्ट करके 3 ही यहाँ पे AgCl मिलेगा, 3 मोल मिलेंगे हमें, अगर हम 1 मोल यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का लेते हैं तो। ठीक है, दूसरे वाले में देखो 2 क्लोरीन जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर हैं, ये 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 ही क्लोरीन हैं जो कि सोल्यूशन में जाएंगे और वहाँ जाके फिर क्या करेंगे, आयोनाइज हो जाएंगे और 2 AgCl बनाएंगे। तो 2 मोल
AgCl बनेगा अगर हम 1 मोल कंपाउंड लेकर चलेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है तो इस केस में हमारा क्या हुआ, एक ही क्लोरीन है जो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे बाहर बचा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही AgCl बन पाएगा, एक ही मोल बन पाएगा, राइट। और नेक्स्ट केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, तो आयोनाइज ही नहीं होगा, क्लोरीन नेगेटिव निकलेगा तभी तो वो Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके AgCl बनाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। क्लियर। तो हमें इस वे में उन्होंने स्टडी की और ये स्टडी करके उन्होंने बताया एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एग्जैक्टली हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि हम समझते हैं, हम पहले निकाल भी चुके हैं, नोमेनक्लेचर भी कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी का काम क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी वो है जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, डायरेक्टली अटैच्ड है मतलब वो स्फीयर के अंदर वाला पोर्शन की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से थर्ड पॉइंट को कि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों से ही सेटिस्फाई हो सकती है। अब यहाँ देखो ये सेकेंडरी वैलेंसी है ना, कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पे 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, तो कितनी है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी में देखो नेगेटिव आयन भी आ गए और न्यूट्रल वाले लिगेंड्स भी आ गए, ठीक है, दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। बट प्राइमरी वैलेंसी के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम निकालते हो तो वहाँ पे सिर्फ किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव आयंस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे न्यूट्रल का तो चार्ज 0 हो जाता है, तो उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रह जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयंस होते हैं और सेकेंडरी को सेटिस्फाई नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड से भी किया जा सकता है। क्लियर। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है अबाउट वर्नर्स थ्योरी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक दो बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे रिलेटेड, देखोगे जरा ध्यान से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इस वे में तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि किसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो हमें देखना है कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जितने ज़्यादा आयंस उतना ही ज़्यादा आयंस का फ्लो, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तुम्हें करना है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ पे देखो कितने आयंस है, जहाँ ज़्यादा आयंस वहाँ ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कोबाल्ट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। अभी भी हमने किया तो यहाँ पे 3 अमोनिया है वो इसके साथ अटैच हो गए और तीनों क्लोरीन भी अटैच हो गए। तो यहाँ पे जब तुम इसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने पे आयोनाइज कौन होते हैं, जो यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं बाहर, तो इसमें तो मतलब हमारा यही मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसा घूमता रहेगा जब तुम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या है कोबाल्ट, इसके साथ कौन अटैच हैं, 4NH3, ठीक है कर दिया। अब 2 और चाहिए तो 2 क्लोरीन लगा देते हैं, 6 नंबर पूरे हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक क्लोरीन कहाँ कर दिया हमने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही क्लोरीन यहाँ से स्फीयर से बाहर हमने लिखा, तो अब देखो जब तुम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, राइट, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाएगा और CONH3 होल 4 Cl2 और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 2, इसके ऊपर कितना चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव अलग हो गया, राइट। जो बाहर है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर से वो आयोनाइजेबल हैं, हो सकते हैं आयोनाइजेबल, ठीक है, उनका नेचर है आयोनाइज होने का, और जो अंदर हैं वो सब स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू, तो वो आयोनाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 आयन्स हमें मिले, ठीक है ना। इसके केस में तो कुछ होगा ही नहीं अलग, तो इसमें एक ही आयन है, इसमें 2 आयन मिल गए, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया लिगेंड अटैच हैं और 6 इसको क्लोरीन अटैच करना पड़ेगा क्योंकि 5 ही हैं, 2 क्लोरीन बाहर है। तो इसका जब तुम एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, CONH3 होल 5 Cl, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये अपने अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है। बाहर यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 क्लोरीन नेगेटिव निकलेंगे, तो 2 क्लोरीन नेगेटिव निकलेंगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज देके जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज देकर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 आयंस ये और 1 पूरा आयन ये बनेगा, तो टोटल आयन कितने बन गए, 3,
टोटल आयन कितने बन गए यहाँ पे 3 आयन बन गए। अब नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ अटैच्ड हैं 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और बाहर सारे के सारे क्लोरीन। तो इसका जब एक्वस सॉल्यूशन हम बनाने गए, जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो हमें क्या मिलेगा, देखो CONH3 होल 6, इस पे कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, प्लस में कितने क्लोरीन नेगेटिव 3 क्लोरीन नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन गए 3 आयंस ये और एक ये, 4 आयंस यहाँ पे हमें मिले हैं। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतने ही ज़्यादा आयंस का मूवमेंट, और जितना आयंस का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इसकी। अगर ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन आएगा 4th, उसके बाद 3rd, उसके बाद 2nd और सबसे कम 1st वाले की। क्लियर है? तो ये हमें ऑर्डर भी ध्यान रख लेना है। ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, विच वन हैज़ हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी फिर से पूछा है हाईएस्ट होगी। अब यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली यहाँ पे नेम देने के बजाय तुम्हें क्या कर दिया गया है कि तुम्हें फॉर्मूला दे दिया। अब फॉर्मूला लिख के देख लो और देखो कितने नंबर ऑफ आयंस उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, टेट्रा अमाइन, तो यहाँ लिख दिया मैंने टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, इसको हटा देती हूँ यहाँ से थोड़ा, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन पहले ही हैं और 1 क्लोरीन मेरे को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। सेकंड क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम है, हेक्सासाइनोफेरेट आयरन है, और कितने साइनाइड है CN6 हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, तो 2 ऑक्सीडेशन आनी चाहिए। देखो -6 चार्ज तो इसकी वजह से हो जाएगा, राइट। x हमें इसका चार्ज कैलकुलेट करना है जो कि कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कितने पोटेशियम लेने पड़ेंगे खुद से सोच के देखो। जब तुम 4 पोटेशियम लोगे तो उसकी वजह से 4 चार्ज आएगा, तभी तो ओवरऑल x की वैल्यू 2 आ पाएगी, राइट। तो हमारे यहाँ पे कितने पोटेशियम हमें लेने हैं 4 पोटेशियम हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। क्लियर है सबको? तो ये चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये देख लेना है कि हमें किस हिसाब से कोई भी कंपाउंड को लिखना है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूँगी K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिख दिया, तो ये है। अब यहाँ पे 3rd जो गिवन है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2nd ब्रोमाइड, राइट, क्रोमियम 3rd ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या है देखो क्रोमियम हेक्सा एक्वा मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, राइट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है 3rd ब्रोमाइड Br जो हैं वो कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd ब्रोमाइड। अब तुम खुद से देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जाम्पल, ये 2nd वन और ये 3rd, सबसे ज़्यादा आयंस तुम्हें कहाँ मिलेंगे। यहाँ पे देखो 1 क्लोरीन मिलेगा और 1 ये मिलेगा, तो टोटल आयन कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे, ठीक है। इस कलर से अलग से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जब आयोनाइजेशन इसका होगा हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे 2 आयन मिलेंगे सिर्फ हमें। इस केस में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ये मिलेगा और यहाँ से 3 ब्रोमीन मिलेंगे, तो टोटल आयन हमें कितने मिलेंगे 4 मिल जाएंगे। और इस वाले को अगर तुम देखो तो 4 तो पोटेशियम ही हो गए और 1 ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, तो टोटल कितने मिलेंगे 5 आयन। तो सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी कहाँ होगी 2nd वाले में, फिर उसके बाद 3rd वाले में, और उसके बाद फिर हमारा किसका नंबर आएगा 1st वाले का सबसे कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस वे में अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो वो क्वेश्चन भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है इस थ्योरी से रिलेटेड, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन टेट्रा अमाइन कॉपर 2nd सल्फेट। इसको लिखो जरा ध्यान से, टेट्रा अमाइन, देखो कॉपर टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन यहाँ पे क्या था कॉपर, राइट। तो टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, और चार्ज कितना आना चाहिए कॉपर पे
2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x अमाइन की वजह से 0 और सल्फेट की वजह से -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4SO4। पूछा गया है इज डिजोल्व्ड इन वाटर, तो कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। सिंपल है एकदम, अगर तुम इसको H2O में डिजोल्व करते हो तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग हो जाएगा और ये बाहर वाले आयन अलग हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, CuNH3 4, इस पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि SO4 पे कितना होता है, 2 नेगेटिव। तो कितने नंबर ऑफ आयन बने, एक आयन ये है, एक आयन ये है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे कितने हो गए, 2 आयंस हो गए हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिक सी वर्नर्स थ्योरी थी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इस पॉइंट को समझना है और उनको अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसमें अप्लाई करना है। छोटी सी थ्योरी है, आराम से हो जाएगी, 5-7 पॉइंट बस तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस थ्योरी को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।